घर का न घाट का। सुरेश ने कौन सा धोखा दिया था। सुरेश क्लीवलैंड की एक एयर कंडीशनिंग फर्म में इंजीनियर था। अमेरिका में रहते उसे करीब 7 साल हो गए थे। वेतन अच्छा था। जल्दी ही उसने जीवन की सभी सुविधाएं जुटा ली। घर वालों को पैसे भी भेजने लगा। आने जाने वालों के साथ घर वालों के लिए अनेक उपहार जब तब भेजता रहता, लेकिन न वह स्वदेश आकर घर वालों से मिलने का नाम लेता और न ही शादी के लिए हामी भरता। उसके पिता अक्सर हर ईमेल में किसी न किसी कन्या के संबंध में लिखते, उसकी राय मांगते, पर वह टाल जाता। बहुत पूछे जाने पर उसने साफ लिख दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। 8वें साल जब उसके पिता ने बार बार लिखा कि उसकी मां बीमार रहती है और वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए, तो वह 6 माह की छुट्टी लेकर स्वदेश की ओर चल पड़ा। घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कई रिश्तेदार हवाई अड्डे पर उसे लेने पहुंचे। माता पिता की आंखें खुशी से चमक उठी। सुरेश लंबा तो पहले ही था, अब उसका बदन भी भर गया था और रंग निखर आया था। घर वालों व रिश्तेदारों के लिए वह बहुत से उपहार लाया था। सबने उसे सिरांखों पर बिठाया। सुरेश की मां की बहुत इच्छा थी कि इस अवधि में उसकी शादी कर दे। सुरेश ने तरह तरह से टाला। बीवी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर तुझे क्या सुख मिलेगा। क्लीवलैंड में मकान बहुत महंगे मिलते हैं। मैं तो सुबह 8 बजे का घर से निकला, रात 10 बजे काम से लौट पाता हूं। वह बैठी बैठी मक्खियां मारेगी। पर मां ने उसकी एक नहीं सुनी। छोटे भाई बहन भी थे। आगे का मलबा हटे तो उनके लिए रास्ता साफ हो, सुंदर कमाऊ लड़का देखकर कुंवारी कन्याओं के पिता ने पहले ही चक्कर काटने आरंभ कर दी थे। जगह जगह से रिश्तेदारों की सिफारिशें आने लगी। दबाव बढ़ने लगा। खाने की मेज पर शादी के लिए आए प्रस्तावों पर विचार विमर्श होता रहता। सुरेश को न कोई लड़की पसंद आती थी, न कोई रिश्ता। हारकर उसके पिता ने समाचार पत्र में विज्ञापन और इंटरनेट में एक मैट्रिमोनियल साइट पर सुरेश का प्रोफाइल डाल दिया। चट मंगनी, पटब्याह वाली बात थी। दूसरे ही दिन ढेर सारे फोन और ईमेल आने लगे। उन बहुत सारे ईमेल और फोन में सुरेश ने 3 ईमेल को शॉर्टलिस्ट किया। इन तीनों लड़कियों के पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं थी। वे बहुत अधिक संपन्न घराने की भी नहीं थी। इनके परिवार निम्न मध्य वर्ग से थे। घर वाले हैरान थे कि इतना पढ़ा लिखा, काबिल लड़का और इसने बिना पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद की। फिर कोई ख्याति प्राप्त परिवार भी नहीं कि दहेज अच्छा मिले या वे लोग आगे कुछ काम आ सके। पर क्या करते, मजबूरी थी। शादी तो सुरेश की होनी थी। तीनों लड़कियों को देखने का प्रोग्राम बनाया गया। एक लड़की बहुत सुंदर थी, पर छरहरे बदन की थी। दूसरी लड़की का रंग सांवला था, पर नैननक्श बहुत अच्छे थे। स्वास्थ्य सामान्य था। तीसरी लड़की का रंग रूप और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। सुरेश ने तीसरी लड़की को ही पसंद किया। घर वालों को उसकी पसंद पर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षा दीक्षा के संबंध में सुरेश ने 2 टूक उत्तर दे दिया। मुझे बीवी से नौकरी तो करानी नहीं, मैं स्वयं ही बहुत कमा लेता हूं। रंग रूप के संबंध में उसकी दलील थी, मुझे फैशन परस्त, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। मुझे तो गृहस्थी चलाने के लिए औरत चाहिए। सुनने वालों की आंखें फैल गईं। कितना सुंदर, पढ़ा लिखा, ऊंचा वेतन पाने वाला लड़का और कैसा सादा मिजाज। 2-4 हमजोलियों ने मजाक में अवश्य कहा कि यह तो चावल में उड़द या गिलट में हीरा जड़ने वाली बात हुई, पर जिसे पिया चाहे ही सुहागिन लड़की वालों की तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। घर बैठे कल्पना से परे दामाद जो मिल गया था, वरना कहां सुदेश जैसी मिडिल पास साधारण लड़की और कहां सुरेश जैसा सुंदर व सुसंपन्न वर। शादी धूमधाम से हुई। सुरेश और सुदेश हनीमून के लिए नैनीताल गए। एक होटल में जब पहली रात आमोद प्रमोद के बाद सुरेश सो गया, तो सुदेश कितनी ही देर तक खिड़की के किनारे बैठी, कभी झील में उठती लहरों की ओर, कभी आसमान के तारों को निहारती रही। उसके हृदय में खुशी की लहरें उठ रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे आसमान के सारे सितारे किसी ने उसके आंचल में भर दिए हैं। फिर वह लिहाफ उठाकर सुरेश के पैरों की तरफ लेट गई। सुरेश के पैरों को छाती से लगाकर वह सो गई। 15 दिन जैसे पलक झपकते बीत गए। सुबह नाश्ता करके हाथ में हाथ डाले नवदंपति घूमने निकल जाते। शाम को वे अक्सर नौका विहार करने या पिक्चर देखने चले जाते। सोने के दिन थे और चांदी की रातें।
सुदेश को कभी कभी लगता कि यह सब एक सुंदर सपना है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर सुरेश को घूरने लगती। उसकी यह दृष्टि सुरेश के मर्म स्थल को बेध देती। वह गुदगुदी करके या चिकोटी काटकर उसे वर्तमान में ले आता। सुदेश उसकी गोद में लेट जाती। सुरेश की गर्दन में दोनों बाहें डालकर दबे स्वर में पूछती, जिंदगी भर मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? और सुरेश अपने अधर झुकाकर उसका मुंह बंद कर देता। धत पगली कहकर उसके आंसू पोंछ देता। नैनीताल से लौटी तो सुदेश के चेहरे पर नूर बरस रहा था। तृप्ति का भी अपना अनोखा सुख होता है। सुरेश की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। सुदेश को वह अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था। उसकी मां ने दबी जबान से कहा, बहू को 1-2 साल यहीं रहने दे। साल भर तक रस्म रिवाज चलते हैं, फिर हमको भी कुछ लगेगा कि हां सुरेश की बहू आ गई। पर सुरेश ने एक न मानी। उसका कहना था कि क्लीवलैंड में भारतीय खाना तो किसी होटल में मिलता नहीं। घर पर बनाने का उसके पास समय नहीं। पहले वह डबल रोटी, अंडे आदि से किसी प्रकार काम चला लेता था। पर जब सुदेश को अमेरिका में ही रहना है तो बाद में जाने से क्या फायदा। वहां के माहौल में वह जितनी जल्दी घुल मिल जाए उतना ही अच्छा। वह सुदेश को साथ लेकर अमेरिका रवाना हो गया। जहाज जब बादलों में विचरने लगा तो सुदेश भी ख्यालों की दुनिया में खो गई। शादी के बाद वह जिस दुनिया में रह रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तो कभी जहाज में बैठने की भी कल्पना नहीं की थी। उसके परिवार में भी शायद ही कोई कभी जहाज में बैठा हो। नैनीताल का भी उसने नाम ही सुना था। पहाड़ों को काटकर बनाए गए प्रकृति के उस निर्भरे कटोरे को उसने आंख भर देखने के बारे में भी नहीं सोचा था। पर वहां उसने जीवन छक कर जिया। वहां बिताए दिनों को क्या वह जीवन भर भूल पाएगी? पूरी यात्रा में वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई रही। वह स्वयं को धरती से ऊपर उठता हुआ महसूस कर रही थी। सुरेश इस पूरी यात्रा में गंभीर बना रहा। सुदेश का मन करता कि वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम प्रदर्शित करे, पर तमाम लोगों की उपस्थिति में उसे लाज लगती थी। यह नैनीताल के होटल का कमरा तो था नहीं, पर थोड़ी देर बाद ही उसका जी घबराने लगता था। उसे सुरेश अजनबी सा लगने लगता था। जहाज के बाद टैक्सी की यात्रा करके अगली संध्या जब वे गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो सुदेश का मन कर रहा था कि वह सुरेश के कंधे पर सिर टेक दे और वह उसे बाहों का सहारा देकर धीरे धीरे फ्लैट में ले चले। कड़ाके की सर्दी थी। सुदेश को कंपकंपी महसूस हो रही थी, पर सुरेश विचारों में खोया गुमसुम सूटकेस लिए आगे आगे चला जा रहा था। लॉन पार करके दरवाजे पर सुरेश ने घंटी दबा दी। सुदेश की समझ में नहीं आया कि जब वह यहां था नहीं तो घर में कौन होगा। जरा देर में दरवाजा खुला। भूरे बालों और नीली आंखों वाली एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। सुरेश को देखते ही उसकी आंखों में समुद्र हिलोरे लेने लगा। वह तपाक से बोली, ओह ऋषि। और उसने आगे बढ़कर सुरेश का मुंह चूम लिया। फिर बोली, फोन क्यों नहीं किया? सुदेश मन के कोर तक कांप गई। सुरेश बोला, तुम्हें आश्चर्य में डालने के लिए तभी उस युवती की निगाह सुदेश पर पड़ी। यह कौन है? वह विस्मित होती हुई बोली। सुरेश एक क्षण रुककर बोला, एक और आश्चर्य। तीनों ने भीतर प्रवेश किया। आंतरिक ताप व्यवस्था के कारण भीतर कमरा गर्म था। सुरेश टाई की गांठ ढीली करने लगा। सुदेश सोफे में ढस गई। युवती कॉफी बनाने रसोई में चली गई। सुरेश ने अर्थपूर्ण दृष्टि से सुदेश की ओर देखा। सुदेश के मुख पर सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे। सुरेश सीटी बजाता हुआ रसोई में चला गया। थोड़ी देर में वह 3 प्याले कॉफी लेकर लौटा। पीछे पीछे वह युवती भी थी। कांपते हाथों से सुदेश ने प्याला पकड़ लिया। युवती और सुरेश सामने सोफे पर अगल बगल बैठ गए। वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। सुदेश के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, पर बातचीत करने में जिस बेतकल्लुफी से वह युवती सुरेश पर झुकी पड़ रही थी, उससे सुदेश के कलेजे की कोमल रग में टीस उठने लगी। वह सोफे पर ही एक ओर लुढ़क गई। सुरेश उठा। सुदेश की नब्ज देखी। पैर उठाकर सोफे पर फैला दिया। फिर उसने एक गिलास में थोड़ी ब्रांडी डाली, पानी मिलाया। सुदेश का सिर हाथ नीचे डालकर ऊपर उठाया और गिलास मुंह से लगा दिया। अधखुली आंखों से सुदेश ने सुरेश को देखा। वो बोला, थक गई हो, दवा है, फायदा करेगी। दवा पीकर सुदेश निडाल होकर लेट गई। सुरेश ने एक मोटा कंबल लाकर उसे ओढ़ा दिया।
सुबह सुदेश की आंख काफी देर से खुली। उसने इधर उधर देखा। वह रात को सोफे पर ही सोती रही थी। सुरेश का कहीं पता नहीं था, न ही कमरे में कोई अन्य बिस्तर था। वह रात की बात सोचने लगी, तभी सुरेश उसके लिए चाय लेकर आया। चाय की चुस्की लेकर सुदेश बोली, वह लड़की कौन थी? सुरेश बोला, सुजैन। सुदेश ने पूछा, कहां गई? सुरेश ने सहज ही उत्तर दे दिया, काम पर। सुदेश ने पूछा, यही रहती है तुम्हारे साथ? सुरेश ने स्वीकारात्मक सिर हिला दिया। सुदेश बोली, कब से? सुरेश कुछ सोचकर बोला, पिछले 6 साल से। सुदेश ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? सुरेश बोला, हम दोनों ने शादी कर ली थी। सुदेश के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। आश्चर्यचकित स्वर में, मानो अपने कानों को झुठलाते हुए, वह निराशा के पहाड़ को पल भर के लिए एक ओर सरकाकर सारी जीवन शक्ति संचित करके बोली, शादी पत्थर बने। सुरेश ने फिर स्वीकृति में सिर हिला दिया। सुदेश पर जैसे गाज गिर पड़ी हो। सपनों का ताजमहल टुकड़े टुकड़े हो गया था। हंसती, गाती, नाचती हुई परी के जैसे किसी ने पंख काट दिए हो और वह पाताल की किसी कठोर चट्टान पर पड़ी छटपटा रही हो। क्षण भर ठगी सी रह जाने के बाद उसने माथा पीट लिया। वह रोती जा रही थी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए शून्य में सवाल फेंके जा रही थी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों को क्यों धोखा दिया? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मुझे यहां क्यों लाए? मुझे रंगीन सपने क्यों दिखाए? मैं तुम्हें क्या समझती थी, पर तुम तो कुछ और ही निकले। झूठे, बेईमान। उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वह सुरेश का मुंह नोच डालेगी। सुरेश उसके पास आकर अपनी मजबूरी बताने लगा, सुजैन के कारण ही मुझे अच्छी नौकरी मिली है। उसका बाप इस कंपनी का मालिक है। सुजैन उसकी इकलौती बेटी है। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वयं भी उसी कंपनी में काम करती है। उसे तो मेरे जैसे कितने ही मिल जाते। परदेश में कौन किसे पूछता है? सुदेश ने अपने पास आते हाथों को एक ओर झटक दिया और फुफकारती हुई बोली, फिर दूसरा ब्याह रचने की क्या जरूरत थी? बीवी के बिना पल भर भी नहीं रहा जाता था, तो इसे साथ ही देश ले जाते। वहां यह सब नाटक रचने की क्या जरूरत थी? सुरेश ने समझाने की कोशिश की, मैंने इस शादी की किसी को खबर नहीं दी थी। घर वाले न जाने क्या सोचते। फिर वहां छोटे भाई बहनों के रिश्ते होने में दिक्कत आती। मां बाप की, खानदान की शान में बट्टा लगता। सुजैन को वहां कौन स्वीकार करता? सुदेश भभक उठी। अपने खानदान की इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत पर डाका डालना कहाँ की भलमनसाहत है छिपाए रखना था, तो वहां कह देते कि मुझे शादी नहीं करनी। कोई जबरदस्ती तो तुम्हारे गले में अपनी लड़की बांध नहीं देता। तब तो अखबार में छपवाया था, दुनिया भर के सब जबाग दिखाए थे। सुरेश बोला, मां बाप का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। वे हर मेल में एक ही रट लगाए रहते थे। इसीलिए मैंने अधिक पढ़ी लिखी या ऊंचे परिवार की लड़की नहीं देखी। सुदेश रोते हुए बोली, पढ़ी लिखी होती तो कोर्तक शहरी जाकर ऐसी तैसी कर देती। अलग रहकर कमा खा तो सकती थी। ऊंचे खानदान की होती तो घर वाले जरा सी भनक पड़ते ही नाक में नकेल डाल देते। भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसा लिया। सुरेश अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सुदेश फिर भड़की, मेरी मां का माथा तो बार बार ठनकता था कि इतने पढ़े लिखे और कमाऊ। उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वह सुरेश का मुंह नोच डालेगी। सुरेश उसके पास आकर अपनी मजबूरी बताने लगा, सुजैन के कारण ही मुझे अच्छी नौकरी मिली है। उसका बाप इस कंपनी का मालिक है। सुजैन उसकी इकलौती बेटी है। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वयं भी उसी कंपनी में काम करती है। उसे तो मेरे जैसे कितने ही मिल जाते। परदेश में कौन किसे पूछता है? सुदेश ने अपने पास आते हाथों को एक ओर झटक दिया और फुफकारती हुई बोली, फिर दूसरा ब्याह रचने की क्या जरूरत थी? बीवी के बिना पल भर भी नहीं रहा जाता था, तो इसे साथ ही देश ले जाते। वहां यह सब नाटक रचने की क्या जरूरत थी? सुरेश ने समझाने की कोशिश की, मैंने इस शादी की किसी को खबर नहीं दी थी। घर वाले न जाने क्या सोचते। फिर वहां छोटे भाई बहनों के रिश्ते होने में दिक्कत आती। मां बाप की, खानदान की शान में बट्टा लगता। सुजैन को वहां कौन स्वीकार करता? सुदेश भभक उठी। अपने खानदान की इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत पर डाका डालना कहाँ की भलमनसाहत है छिपाए रखना था, तो वहां कह देते कि मुझे शादी नहीं करनी। कोई जबरदस्ती तो तुम्हारे गले में अपनी लड़की बांध नहीं देता। तब तो अखबार में छपवाया था,
दुनिया भर के सब जब आग दिखाए थे। सुरेश बोला, मां बाप का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। वे हर मेल में एक ही रट लगाए रहते थे। इसीलिए मैंने अधिक पढ़ी लिखी या ऊंचे परिवार की लड़की नहीं देखी। सुदेश रोते हुए बोली, पढ़ी लिखी होती तो कोर्तक शहरी जाकर ऐसी तैसी कर देती। अलग रहकर कमा खा तो सकती थी। ऊंचे खानदान की होती तो घर वाले जरा सी भनक पड़ते ही नाक में नकेल डाल देते। भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसा लिया। सुरेश अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सुदेश फिर भड़की। मेरी मां का माथा तो बार बार ठनकता था कि इतने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के को और कोई लड़की क्यों नहीं जंची। मां ने तो पिताजी से अमेरिका में किसी अपने के जरिए से तुम्हारी जांच पड़ताल कराने को भी कहा था, पर वे मामूली आदमी कहां से पता लगाते। कोई बड़ा आदमी होता तो घर बैठे सारी असलियत मालूम कर लेता। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब गुस्सा छोड़ो। जब देश चला करेंगे तब तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में चला करोगी। यहां सूजन मेरी पत्नी रहेगी। सुदेश ने बौखलाकर कहा, फिर मुझे यहां किस लिए लाए हो? सच्चाई पता नहीं चलती तो मैं वहीं तुम्हारे नाम की माला जपती रहती। यहां तो पल पल तड़पती रहूंगी और करूंगी भी क्या? सुरेश आपे से बाहर होता हुआ बोला, तुम मकान की सफाई करोगी, खाना पकाओगी, बर्तन धोओगी, कपड़े साफ करोगी, प्रेस करोगी, सभी काम करोगी। सुदेश बोली, तब तो देश से एक नौकरानी ले आते। तुमने मेरे साथ शादी का ढोंग क्यों रचा? सुरेश कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, वास्तव में नौकर की ही जरूरत थी। यहां नौकर मिलते नहीं, मिलते हैं तो बहुत महंगे, फिर भरोसे के भी नहीं होते। हम दोनों काम करते हैं, घर की देखभाल कौन करे? सुदेश फफक फक कर रोने लगी। मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दो, मेरा टिकट कटा दो। मैं यहां नहीं रहूंगी, सुरेश मुस्कुराता हुआ बोला। अब तुम कभी नहीं लौट पाओगी। टिकट कटाना इतना आसान नहीं, हजारों रुपया किराया लगता है। कम पढ़ी लिखी, साधारण पर स्वस्थ लड़की मैंने, इसीलिए तो छांटी थी। फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो। सूजन की अनुपस्थिति में तो तुम ही मेरी बीवी रहोगी। सुदेश स्वयं को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। झल्लाकर बोली, तुम सूजन को छोड़ नहीं सकते, उसे तलाक दे दो। सुरेश बोला, अपनी औकात में रहो। सूजन को छोड़कर यह क्या घास खोदूंगा? उसी के बूते पर तो सब ठाट बाट है। सुदेश सिर थामकर बैठ गई। अगले दिन से उसे घर के काम धंधे में जुटना पड़ा। सुरेश और सूजन सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते। सुदेश को घर में ताले में बंद कर जाते, शाम को लौटते। सुरेश ने सूजन को सुदेश के संबंध में बताया था कि कामकाज के लिए नौकरानी लाया हूं। वह उसी लहजे में सुदेश से बात करती, बात बात पर गाली देकर डांटती। रात को वे दोनों शयन कक्ष में रंगरेलियां मनाते और सुदेश रसोई के बराबर वाले स्टोर में सिकुड़ी सिमटी आंसू बहाती हुई पड़ी रहती। एक बार उसने घर से निकल भागने की कोशिश की, पर पकड़ी गई। सुरेश ने मारते मारते अधमरा कर दिया। मुक्ति की कोई राह नहीं दिखती थी। किसी तरह घर से निकल भी पड़े तो जाए कहां। वैसे वह हरदम तैयार रहती थी। गर्म कपड़ों के नीचे अपने सारे जेवर हर समय पहने रहती थी। अंत में एक दिन अवसर हाथ आ ही गया। सुरेश और सुजैन के विवाह की वर्षगांठ थी। 10 दंपति आमंत्रित थे। काफी रात तक खाना पीना, नाच गाना, शोर शराबा चलता रहा। ऐसे में सुदेश का किसको ध्यान रहता। खिलाने पिलाने का काम निबटाकर वह चुपचाप निकल पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता ठीक तरह मालूम नहीं था, फिर भी वह झील की तरफ चली जा रही थी। तभी एक टैक्सी पास से निकली और आगे जाकर रुक गई। सुदेश के प्राण सूख गए। आकाश से गिरी, खजूर में अटकी। जाने अब क्या हो, कौन हो? कहीं सुरेश ही तो नहीं? सुरेश नहीं था, पर जो अजनबी था वो बहुत अपना सा लग रहा था। चेहरा दाढ़ी मूंछ में छिपा था, पर ईमानदारी, भोलापन, सच्चरित्रता आंखों से छलकी पड़ रही थी। वह सरदार सतवंत सिंह टैक्सी ड्राइवर था। सुदेश ने परदेश में पहली बार किसी सरदार को देखा था। उसे लगा जैसे वह पंजाब में कहीं अपने गांव में खड़ी है। भारतीय स्त्री को देखकर सतवंत सिंह भी चौंका। वह उसे बेहद डरी हुई दिख रही थी। सतवंत ने अनुमान लगाया कि वह झील में डूबकर आत्महत्या करने जा रही है। उसने अधिक पूछताछ न करके टैक्सी का पीछे का द्वार खोलकर एक प्रकार से जबरन सुदेश को भीतर ढकेल दिया। अपने डेरे पर पहुंचकर सुदेश को सब तरह से तसल्ली देकर उसकी आपबीती सुनी।
सुदेश ने जब कहना बंद किया तो सतवंत सिंह की आंखें नम हो चुकी थीं। 3 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन सुरेंद्र कौर को भी कोई डॉक्टर इसी प्रकार ब्याह कर ले आया था। बहुत दिनों बाद बहन ने जैसे तैसे किसी प्रकार फोन किया थी, पर जब तक सतवंत यहां तक पहुंचने का जुगाड़ कर पाया, वह जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर चुकी थी। उसने ऐसे कितने ही किस्से सुनाए कि किस प्रकार प्रवासी भारतीय छुट्टियों में देश जाने पर विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई कोई तो मोटा दहेज भी समेट लेते हैं। उस लड़की को फिर रखेल की तरह रख लेते हैं। पतिव्रता भारतीय स्त्री पति को सब कुछ मानने वाली रो धोकर जिंदगी से समझौता कर लेती है। जिस हाल में पति रखे उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अपनी पत्नी को बेच तक डालते हैं। अक्सर ऐसी शादियां चटपट हो जाती है। लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्वदेश में किसी को पता नहीं रहता। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लड़कियों को भी विदेश घूमने का चाव रहता है। इससे अभिभावक का बोझ सहज ही हल्का हो जाता है। कन्या के साथ क्या बीत रही है, कौन देखने आता है, किसको खबर मिलती है, सतवंत ने सुदेश के आंसू पोंछे। वह सतवंत से भारत पहुंचा दिए जाने की जल्दी कर रही थी, पर सतवंत ने कहा कि अपराधी को भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। उसने अपने जान पहचान के एक वकील से सलाह की। तदनुसार उसने सुदेश के घर फोन कर शादी पर छपे निमंत्रण पत्र की तथा शादी में खिंचे सभी फोटोग्राफों की प्रतियां मंगाई। वकील के माध्यम से ये सब चीजें सुजेन के पिता को दिखाई गई। वह करोड़पति एकदम भड़क गया। सुरेश से बात करने से पहले उसने सुरेश और सुदेश के कुछ युगल चित्र सुजेन को दिखाए। शादी के फोटो सुजेन गंभीरता से देखती रही। शायद वह उसे कोई धार्मिक रीति रिवाज समझ रही थी। वर वधू के वेश में सुरेश व सुदेश ठीक से पहचाने भी नहीं जा रहे थे, पर नैनीताल के फोटो देखकर तो सुजेन एकदम बिदक गई। कहीं झील में नाव पर, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं जुल्फें संवारते हुए, कहीं शरारत से मुस्कुराते हुए चित्रों से दिलों की धड़कनें साफ सुनाई पड़ रही थी। इन चित्रों में सुदेश को सुजेन ने पहचान लिया। घर पहुंचते ही उसने सुरेश की खबर ली। तुम तो उसे नौकरानी बताते थे, क्या तुमने उससे शादी नहीं की है? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मुझे सलीका नहीं आता था? क्या मैं कम पढ़ी लिखी थी? क्या नहीं था? मुझ में तुम्हें नौकरी दिलाई, फ्लैट का मालिक बनवाया, गाड़ी दिलाई, क्या नहीं दिया? लेकिन तुम और उसने गुस्से में गालियां बकनी आरंभ कर दी। सुरेश ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस रात सुजेन ने शयन कक्ष के दरवाजे नहीं खोले। स्टोर में जहां सुदेश रात काटती थी, वहीं उसे भी करवटें बदलनी पड़ी। वह बहुत परेशान था। सुदेश गायब हो चुकी थी। वह अब कहां है, उसे इस बारे में कोई पता नहीं। हवाई अड्डे पर उसने हुलिया लिखा दिया। यह तो वह जान चुका था कि अभी वह वहीं अमेरिका में है। वैसे उसका जाना भी मुश्किल था। उसके पास किराए के पैसे कहां थे? न ही वह कुछ तौर तरीका जानती है। पर आखिर सुजेन को किसने भड़का दिया? वह कुछ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। सुदेश के गायब हो जाने की उसे इतनी चिंता नहीं थी जितनी सुजेन के ऐंठ जाने की। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यदि किनारा कर गई तो सुदेश के बारे में उसे लगता था कि वह रेल या ट्रक से कहीं मरकट गई होगी, या उसने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली होगी। उसे तो सुजेन की चिंता थी। अगले दिन कंपनी के डायरेक्टर और सुजेन के पिता ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। सुरेश के चिंतित चेहरे को देखकर कोई भी सच्चाई का सहज अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस सारे कांड के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो डरा धमकाकर अपना काम निकालना चाहता है। व्यवहार कुशल डायरेक्टर ने सुरेश को 1 सप्ताह का समय दिया। सुदेश का मन अमेरिका में बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर प्रश्न यह था कि वह घर जाने का साधन कैसे जुटाए, किसके साथ जाए। सहमते सहमते उसने सतवंत से अपना मंतव्य प्रकट किया। सतवंत को कोई आपत्ति नहीं थी। यहां का काम तो उसका वकील संभाल लेगा। उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। केवल ठीक से पलीता लगाने की बात थी। वह काम हो ही चुका था। अब तो विस्फोट की प्रतीक्षा थी। पर सवाल यह था कि वह स्वदेश लौटे तो कैसे? सतवंत भी कोई धन्ना सेठ नहीं था।
3 साल में टैक्सी चलाकर यहां जो कमाया था उससे टैक्सी खरीद ली थी। फक्कड़ आदमी था, मस्त रहता था। सुदेश ने जब अपने जेवर उसके सामने रखे तो वह उसकी समझदारी का कायल हो गया। बोला, देशी, तूने तो पढ़े लिखों के भी कान काट दिए। वह सुदेश को देशी कहकर पुकारता था, उसी प्रकार जैसे सूजेन सुरेश को रेशी कहकर पुकारती थी। वहां ऐसी ही प्रथा थी। अधिक लाड में किसी को संबोधित करना होता था तो अंतिम 2 शब्दों पर ई की मात्रा लगा दी जाती थी। सतवंत ने भी वतन लौटने का प्रोग्राम बना लिया। न्यूयॉर्क में उसके कुछ जानकार लोग थे। टैक्सी और जेवर का ठीकठाक सौदा हो गया। बिना पूर्व सूचना के एक शाम सुदेश सतवंत के साथ 7 समंदर पार कर अंबाला में अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। घर वाले हैरान थे। उससे भी बड़ी हैरानी की बात थी सतवंत का साथ होना। सुदेश के छोटे भाई बहन खुसुर फुसुर कर रहे थे। शादी पर तो जीजाजी की दाढ़ी मूछ नहीं थी। सबसे छोटी बेबी बोली, मैं बताऊं? नकली होगी। बच्चों के सो जाने के बाद सुदेश ने अपनी करुण कहानी घर वालों को सुनाई। पीठ उघाड़कर मार के निशान दिखाए। उन्हें बताया कि घर से भागते समय उसे यह आशा नहीं थी कि अब वह कभी माता पिता से मिल भी सकेगी। सतवंत का वह लाख लाख शुक्रिया कर रही थी। वह नहीं मिलता तो पता नहीं आज वह कहां होती। सुदेश की मां ने अपने पति को आड़े हाथों लिया। मुझे तो दाल में काला पहले ही नजर आया था, पर तब कैसे ठसक कर बोले थे कि तुझे तो चांद में भी दाग नजर आता है। सुदेश के पिता ने माथा पीट लिया। वाकई मेरी आंखें चुंधियां गई थीं। हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए थी। हमारे लिए तो सतवंत जैसा सीधा साधा आदमी ही ठीक रहता। अगले दिन सतवंत ने सुदेश के पिता से अकेले में बातचीत की। क्लीवलैंड में जो कुछ हुआ उसके बारे में बतलाया और वकील दोस्त द्वारा दिए गए जरूरी कागज संभलवाए। इनमें सुरेश और सुजेन की क्लीवलैंड में 6 साल पहले हुई शादी की रजिस्ट्री की नकल भी थी। वहां के एक साप्ताहिक में प्रकाशित नवदंपति का चित्र और शादी के प्रकाशित समाचार की कतरने भी थी। सतवंत ने कहा, आप पूरे मामले पर ठंडे दिमाग से सोच ले, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ले ले, फिर जैसा उचित समझें करें। यहां की अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जा सकता है। सुरेश को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। यहां आकर पैरवी करने में नानी याद आ जाएगी। अखबारों में भी खबरें छपेंगी। खानदान की शान की सब ठसक निकल जाएगी। इससे विदेशों में बसे उन भारतीयों को भी सबक मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अंतिम वाक्य कहते कहते उसका गला भर आया। आंखों से आंसू झरने लगे। तब उसने अपनी इकलौती बहन का किस्सा सुनाया। सुदेश के पिता ने उसे छाती से लगा लिया। आंसू पोंछे। अपनी गरीबी, साधनहीनता का दुखड़ा रोया। मुकदमे की भागदौड़, परेशानी उठाने में असमर्थता प्रकट की। सतवंत ने यह कहकर विदा ली, मेरे लायक सेवा हो तो बता देना। अमृतसर का मेरा यह पता है। मुझे तो टैक्सी चलानी है। वहां नहीं, यही चला लूंगा। जैसा ठीक समझे तय कर ले। सुदेश के पिता ने अपनी पत्नी से बात की। दोनों ने सुदेश के दिल की थाह ली। वह सुरेश के साथ किसी कीमत पर रहने को तैयार नहीं थी। सगे संबंधियों से राय ली। 15 दिनों बाद अदालत में मुकदमा दायर किया गया। सुरेश ने सुजेन से समझौते की बहुत कोशिश की, पर वह तलाक पर अडिग थी। करोड़पति बाप की उस बेटी को पतियों की क्या कमी थी। उसे सबसे बड़ा मलाल यह था कि सुरेश ने उससे झूठ क्यों बोला। सुदेश को नौकरानी बतलाया। अनजाने में सुदेश के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए वह बहुत लज्जित थी। वह सुदेश को खोजकर उससे माफी मांगने को आतुर थी। सुदेश के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार का उसे एक ही प्रायश्चित्त नजर आ रहा था। सुरेश से तलाक का मतलब सुरेश के लिए अपने अस्तित्व पर ही कुठाराघात था। यह नौकरी तो हाथ से जा ही रही थी। अन्य कहीं पर भी ढंग की नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहां भी जाएगा पुरानी कंपनी में किए गए अच्छे काम का प्रमाण पत्र देना होगा। झूठ बोलकर तिकड़मबाजी करके नौकरी मिल भी गई तो देर सवेर नई कंपनी वाले पुरानी कंपनी से रिपोर्ट अवश्य मांगेंगे। उसका भविष्य बालू की तरह बह जाने वाला था। तभी भारत से अंबाला की अदालत से कचहरी में पेश होने का सम्मन पहुंचा। कोर्ट में खाज। सुरेश ने सिर पीट लिया। उसने घर वालों को लिखा कि सुदेश को गलतफहमी हो गई है, समझा बुझाकर मामला रफा दफा करा दे। सुरेश के पिता अंबाला जाकर सुदेश के पिता से मिले
और सब जानकर स्वयं विस्मित रह गए। उन्होंने सुदेश के पिता को मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत मिन्नत खुशामद की, ले देकर मामला खत्म करने की बात की। बिचौलियों द्वारा 50 लाख रुपए तक की पेशकश की। उनसे कहा, इस रकम से वे सुदेश की कहीं दूसरी जगह शादी कर दे। सुदेश किसी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। नारी के प्रतिशोध की अग्नि सहज ही ठंडी नहीं होती। सुजेन ने भी सुरेश को नहीं स्वीकारा। नौकरी भी गई और पत्नी भी। इधर मुकदमा शुरू हो गया था। उसे भारत आना पड़ा। वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था। अंबाला आकर उसने सुदेश के घर वालों से माफी मांगी। सुदेश के सामने गिड़गिड़ाया, किसी समय के अपने प्यार की दुहाई दी। पर सुदेश ने अपने दिल की स्लेट पर से उसका नाम सदा सदा के लिए मिटा दिया था। मुकदमे की हर तारीख से सुरेश के कदम जेल के फाटक की तरफ बढ़ते गए। उसके नामी ग्रामी वकील द्वारा फैलाया गया गलत फहमी का कोहरा सच्चाई की किरणें सहन नहीं कर
पाता था। और जब सुदेश के वकील ने क्लीवलैंड से आया सुजेन का वह पत्र अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने सुदेश से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के अतिरिक्त यह भी लिख रखा था कि यदि जरूरत पड़े तो वह भारत आकर गवाही देने को भी तैयार है, तो सुरेश की पैरवी में कोई दम ही नहीं रह गया था। अगली तारीख पर निर्णय सुना दिया गया। सुरेश को 3 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया। हर जाने के तौर पर 50,000 रुपया सुदेश को दिए जाने का भी आदेश था, अन्यथा कारावास की अवधि 2 वर्ष और बढ़ा दी जानी थी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में टिप्पणी देते हुए प्रवासी भारतीयों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने वाले अभिभावकों को चेतावनी दी कि उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से उन्हें संबंधित व्यक्ति के संबंध में पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ता पक्का करना चाहिए। आंख ओझल पहाड़ ओझल, वहां उनके साथ क्या बीतती है, कौन जाने कितनी लड़कियां अदालत का द्वार खटखटाती है। साहसिक कदम उठाने के लिए सुदेश की भूरी भूरी सराहना की गई। उसे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की छूट दे दी गई। सैकड़ों आंखों का केंद्र बनी सुदेश जब अदालत के कमरे से बाहर निकली तो सतवंत अपनी टैक्सी के पास टहल रहा था। सुदेश की आंखों से खुशी के, विजय के आंसू निकल पड़े। वह सतवंत की तरफ बढ़ी, एक क्षण ठिठकी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। अगले रविवार को एक साधारण से समारोह में सुदेश और सतवंत का विवाह हो गया। सुरेश कहीं का नहीं रह गया था, न घर का, न घाट का,